नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका हमारे YouTube चैनल आरके क्लासेस कैंचिया में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने मुगल काल के जो बाबर से लेकर के बहादुर शाह जफर तक जो शासक रहे हैं उनके बारे में हमने एक ट्रिक के माध्यम से किस प्रकार उसको याद करें ये जानकारी प्राप्त करी थी। आज हम पढ़ेंगे मुगल काल। मुगल काल ये जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। मंगोलिया के मंगोल और तुर्की। मंगोल और तुर्की दो शब्दों के मेल से बना है और मुगल का अर्थ होता है बहादुर। मुगल का अर्थ क्या है? बहादुर। एक तो जो मंगोल है ये जिसको हम मंगोलिया भी कहते हैं, ये मध्य एशिया और चीन के मध्य में स्थित है। मंगोल कहाँ है? मध्य एशिया और चीन के मध्य एशिया और चीन के मध्य। और तुर्की आप जानते ही हो, ये तुर्की देश है। तुर्की क्या है? तुर्की या टर्की देश है। यहाँ का मंगोल का जो शासक था चंगेज खां। चंगेज खां बहुत ही खूंखार शासक था। वो अगर पीछे पड़ जाता तो शेर से लेकर बिल्ली तक को भी नहीं छोड़ता था। तुर्क देश का जो शासक था वो था तैमूर, जिसने 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। तुर्की देश का शासक कौन था? तैमूर था। और मंगोल का जो शासक था वो था चंगेज खां। चंगेज खां। अब समय बीतता गया। चंगेज खां के वंशज में एक पुत्री का जन्म हुआ। उसका नाम था कुतलुग निगार खां। कुतलुग निगार खां। एक लड़की का जन्म होता है कौन से वंशज में? चंगेज खां के वंशज में। और उसका नाम क्या है? कुतलुग निगार खां। तैमूर के वंशज में पुत्र का जन्म होता है, वो है उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा। अब इन दोनों का विवाह हो जाता है। किसका? कुतलुग निगार खां और उमर शेख मिर्जा का। इनकी शादी हो जाती है और इनसे 14 फरवरी वैलेंटाइन के दिन 14 फरवरी 1483 को जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म होता है। जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म होता है। कहाँ पर होता है? उज्बेकिस्तान के फरगना नामक स्थान पर होता है।
उज्बेकिस्तान के फरगना नामक स्थान पर 14 फरवरी 1483 को जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म होता है। ये जहरुद्दीन मोहम्मद है वो बाबर का बचपन का नाम था। बाबर की जो देखभाल करता है, यानी बाबर का लालन पालन इनकी दादी, बाबर का लालन पालन पोषण इनकी दादी दौलत बेगम द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? दौलत बेगम। दौलत बेगम कौन थी? इनकी बाबर की दादी थी, जिसने इनका लालन पालन किया। बाबर अपने पिता की ओर से, यानी बाबर अपनी माता की ओर से चंगेज खां की 14वीं संतान थी। यहां लिख देता हूं, बाबर माता की ओर से चंगेज वंश की 14वीं संतान। चंगेज वंश की 14वीं संतान और पिता की ओर से तैमूर वंश की 5वीं संतान थी। पिता की ओर से तैमूर वंश की 5वीं संतान थी। बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, बाबर अपने माता की ओर से चंगेज खां की कौन सी वंश थी? 14वीं संतान थी, और तैमूर वंश की ये 5वीं संतान थी। यानी हम कह सकते हैं बाबर के अंदर मंगोल और तुर्की दोनों का रक्त मिश्रण था। यानी चंगेज खां और तैमूर वंश के दोनों वंशजों का बाबर के रक्त में मिश्रण था। बाबर ने तैमूर वंश के चुगताई वंश की नींव डाली। बाबर ने तैमूर वंश के चगताई वंश की नींव डाली। चगताई वंश की नींव डाली। देखो, मुगल काल जो शब्द है वो मंगोल प्लस तुर्की से मिलकर बना। मुगल का अर्थ है बहादुर। मंगोल देश या मंगोलिया देश ये कहाँ पर है? मध्य एशिया एवं चीन के बीच में। यहाँ का जो शासक था, खूंखार शासक था चंगेज खां, और उसके आगे जाकर वंशज में या वंश में कुतलुग निगार खां नामक पुत्री का जन्म होता है। और तुर्की देश में तैमूर नामक राजा था, जिसने 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। 1398 में भारत पर क्या किया था? आक्रमण किया था तैमूर ने। तैमूर वंशज से उमर शेख मिर्जा का जन्म हुआ। अब इन दोनों में कुतलुग निगार खां और उमर शेख मिर्जा में विवाह हो जाता है, और ये एक पुत्र को जन्म देते हैं 14 फरवरी 1483 को फरगना में। फरगना उज्बेकिस्तान में है, जिसका नाम क्या था? जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जिसका लालन पालन, बाबर का लालन पालन उनकी दादी दौलत बेगम द्वारा किया गया। बाबर चंगेज वंश की 14वीं संतान थी और तैमूर वंश की 5वीं संतान थी। बाबर ने तैमूर वंश के चुगताई वंश की नींव डाली। अब है बाबर का राज्याभिषेक।
इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अब है बाबर का राज्याभिषेक। राज्याभिषेक 8 जून 1494 को फरगना में ही बाबर का राज्याभिषेक होता है। कब? 8 जून 1494 को, यानी 11 वर्ष 4 माह बाद, या 11 वर्ष 4 माह का ही बाबर फरगना का शासक बन जाता है। किसका? फरगना, उज्बेकिस्तान में था फरगना, वहाँ का बाबर शासक बन जाता है। अब बाबर शासक बनने के बाद में बाबर के सामने कौन कौन सी परेशानियां थी? बाबर की परेशानी या बाबर को किन लोगों से भय था? तो एक तो शक्तिशाली उजेबकों से बार बार बाबर भयभीत थे। शक्तिशाली उज्बेकों ने बाबर पर बार बार आक्रमण किया, शक्तिशाली उज्बेकों ने बाबर पर बार बार आक्रमण किया। शक्तिशाली सफवी वंश व उस्मानी वंश से भी बाबर को भय था। शक्तिशाली सफवी वंश व उस्मानी वंश से भी बाबर भयभीत था। शक्तिशाली उजेबक और यानी उजेबकों, सफवी और उस्मानियों, इन तीनों ने बाबर को फरगना में टिकने नहीं दिया। फिर बाबर क्या करता है? 1501 में समरकंद पर आक्रमण करता है। किस पर? समरकंद पर अधिकार कर लेता है। बाबर 1501 में समरकंद पर अधिकार कर लेता है। फिर 1502 में सरेपुल का युद्ध होता है। 1502 में सरेपुल का युद्ध होता है। ये युद्ध किस किस के बीच में होता है? उजेबक सरदार शेबानी खां और बाबर के मध्य। किसके मध्य? उज्बेक सरदार शेबानी खां और किसके मध्य? बाबर के मध्य। सरेपुल का युद्ध उजेबक सरदार शेबानी खां और बाबर के मध्य होता है, जिसमें जीत किसकी होती है? शेबानी खां की जीत होती है। अब
1504 में बाबर यहाँ से हारने के बाद 1504 में बाबर काबुल व गजनी पर अधिकार कर लेता है। गजनी पर क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। कब? 1504 में गजनी पर अधिकार या काबुल पर अधिकार करने के बाद 1507 में बाबर अपनी पैतृक उपाधि को छोड़ करके पातशाह की उपाधि धारण कर लेता है। 1507 में बाबर अपनी पैतृक उपाधि क्या थी? मिर्जा। जैसे उमर शेख मिर्जा थे, मिर्जा थी पैतृक उपाधि। इसको त्याग कर कौन सी उपाधि धारण कर लेते हैं? पातशाह की उपाधि धारण कर लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पातशाह की उपाधि धारण करते हैं। बाबर ने पातशाह की उपाधि कब धारण की? 1507 में। तो देखो, राज्याभिषेक 8 जून 1494 ईस्वी को फरगना कहाँ था? उज्बेकिस्तान में। 11 वर्ष 4 माह में ही, सबसे छोटी उम्र में ही बाबर शासक बन जाता है फरगना का। अब बाबर के सामने, यानी बाबर के शासक बनते ही बाबर के सामने देखो क्या परेशानी है। एक तो शक्तिशाली उज्बेकों ने बाबर पर बार बार आक्रमण किया। शक्तिशाली सफवी वंश और उस्मानी वंश ने भी बाबर को भयभीत किया। फिर बाबर ने 1501 में समरकंद पर अधिकार कर लिया, यानी फरगना को छोड़ करके किस पर अधिकार कर लिया? 1501 में समरकंद पर अधिकार कर लिया। फिर 1502 में सरेपुल का युद्ध होता है उज़्बेक सरदार शैबानी खां और बाबर के मध्य, जिसमें शैबानी खां की जीत होती है। फिर 1504 में बाबर काबुल व गजनी पर अधिकार कर लेता है और 1507 में बाबर अपनी पैतृक उपाधि मिर्जा को त्याग करके पातशाह की उपाधि धारण कर लेता है। स्क्रीनशॉट ले लो। रोक बेटे। अब है बाबर को भारत पर आक्रमण का निमंत्रण किसने भेजा? बाबर 1507 में पातशाह की उपाधि धारण कर लेता है और उसके बाद में वो भारत की ओर बढ़ने की कोशिश करता है। उससे पहले ही बाबर को भारत की ओर से निमंत्रण मिल जाते हैं। तो बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण कौन भेजता है? देखो, एक तो पंजाब के सूबेदार, उसमें दिल्ली का जो शासक था, दिल्ली का शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी दिल्ली का शासक था। तो इब्राहिम लोदी से इसके जो वंश के जो लोग थे वो परेशान थे। लोदी वंश के जो लोग थे वो परेशान थे। तो पंजाब के फिर वो बाबर को कहते हैं कि आप भारत पर या इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करो, हम आपके साथ हैं। क्योंकि ये इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा सुन रखा था कि बाबर
एक बार आक्रमण करता है, पैसे या धन लूट कर वापस चला जाता है। उनको ये पता नहीं था भी बाबर अपना यहाँ शासन स्थापित कर लेगा। तो इसी भ्रम में बाबर को पंजाब के सूबेदार या गवर्नर, पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोधी, दौलत खां लोधी ने भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को निमंत्रण भेजा। इब्राहिम लोधी के चाचा, इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां लोधी, आलम खां लोधी, इन्होंने भी इब्राहिम लोधी को दिल्ली के पद से हटाने के लिए, सुल्तान के पद से हटाने के लिए बाबर को निमंत्रण भेजा। और कहा जाता है राणा सांगा ने भी बाबर को निमंत्रण भेजा था। इसका उल्लेख है वो बाबर अपनी आत्मकथा बाबरनामा में स्वयं करता है। बाबर की आत्मकथा कौन सी है? बाबरनामा। बाबरनामा में बाबर स्वयं इसका उल्लेख करता है कि राणा सांगा ने भी मेरे को आक्रमण करने के लिए बुलाया था, निमंत्रण भेजा था, क्योंकि इब्राहिम लोधी और राणा सांगा के मध्य 1518 में खातौली का युद्ध हुआ था। उससे राणा सांगा नाराज थे और राणा सांगा ने कहा बाबर को कि आप इब्राहिम लोधी पर आक्रमण करो और हम आपके साथ होंगे। बाबर ने पानीपत विजय से पूर्व भारत पर 4 बार आक्रमण किया था। पानीपत विजय से पूर्व बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 4 बार आक्रमण किया। तो पानीपत का जो विजय थी वो कौन सी थी? या पानीपत का जो आक्रमण था, भारत पर पानीपत का जो युद्ध हुआ वो बाबर का 5वां आक्रमण था। कौन सा? 5वां आक्रमण था। इससे पहले 4 आक्रमण कर चुके थे। तो भारत पर बाबर का पहला हमला कब होता है? देखो, भारत पर बाबर का पहला हमला 1519 में बाजौर पर। कहाँ पर होता है? 1519 ईस्वी में बाजौर पर बाबर आक्रमण करता है भारत में और बेरा के किले को जीतता है। कौन से किले को? बेरा का किला जीतता है। बेरा का किला जीता। बाबर ने 1519 में भारत पर पहला आक्रमण बाजौर पर किया और बेरा का किला जीता। और इसे जीतने में सर्वप्रथम बाबर ने बारूद अर्थात तोप खाने का प्रयोग किया। बेरा के किले को जीतने में बाबर ने सर्वप्रथम बारूद अथवा तोप खाने का प्रयोग किया था। अब है बाबर, एक बार फिर से समझो इसको। देखो, बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण भेजने वाले शासक, और उसमें दिल्ली का जो शासक था लोधी वंश का इब्राहिम लोधी, पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी, इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खां लोधी और राणा सांगा, इन्होंने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा और
बाबर ने पानीपत के युद्ध से पहले या पानीपत विजय से पूर्व भारत पर 4 बार आक्रमण किया था। और भारत पर जो पहला आक्रमण किया वो 1519 में बाजौर पर किया, जिसमें बेरा के किले को जीता। और इसे जीतने में सर्वप्रथम बाबर ने बारूद अर्थात तोप खाने का प्रयोग किया। अब है युद्ध शिक्षा। बाबर ने जो युद्ध शिक्षा है वो कहाँ से प्राप्त की? बाबर की युद्ध शिक्षा बाबर ने उजेबकों से तुलगमा युद्ध नीति, उज्बेकों से तुलगमा युद्ध नीति, यानी तुलगमा का मतलब दुश्मन को तीनों ओर से घेर लेना, तीनों ओर से घेरना, तीनों ओर से घेर लेना, ये तुलगमा युद्ध नीति थी। और उस्मानी विधि, उस्मानी विधि जिसे हम रूमी विधि भी कहते हैं, उस्मानी विधि या रूमी विधि, और इसको तोप सजाने की विधि भी कहते हैं। तोप सजाने, तोप सजाने की विधि। उस्मानी विधि क्या थी? 2 गाड़ियों, जैसे मान लो एक गाड़ी ये है, एक गाड़ी ये है, ये 2 गाड़ियां हैं, इनके बीच में तोप को रखा जाता था। किसको? तोप को। यानी 2 गाड़ियों के मध्य, 2 गाड़ियों के मध्य तोप को सजाना या सजाकर चलाना, यह कौन सी विधि है? उस्मानी विधि है। अब है बाबर के पानीपत के युद्ध, जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ उसको हम देखेंगे। तो बाबर के जो सभी युद्ध है इनको भी हम एक ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं, उनका क्रम है वो हम याद रख सकते हैं। तो बाबर के युद्धों की जो ट्रिक है वो आप देखो, यानी पानी पीकर, खाना खाकर, चंदेरी चली, गागरा पहनकर। पानी पीकर, खाना खाकर, खाना खाकर, चंदेरी चंदेरी चली, गागरा पहनकर। गागरा पहनकर, पानी पीकर, खाना खाकर, चंदेरी चली, गागरा पहनकर। इससे हम बाबर के जो युद्ध है उनको याद रख सकते हैं। जैसे पानी से पानीपत का प्रथम युद्ध, खाना से खानवा का युद्ध, चंदेरी से चंदेरी का युद्ध, और गागरा से गागरा का युद्ध। तो ये आपको याद रखना है, ट्रिक याद रखनी है छोटी सी। अब हम पढ़ेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को कब होता है? 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। किस किस के बीच में? बाबर व इब्राहिम
लोदी के बीच में। बाबर, जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर, बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है? 21 अप्रैल 1526 को। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की ओर से कौन कौन भाग लेते हैं? देखो, इब्राहिम लोदी की ओर से दौलत खां लोदी जो पंजाब का सूबेदार था, आलम खां लोदी जो इनका चाचा था, और राणा सांगा, ये तीनों भाग लेते हैं। लेकिन अंत में राणा सांगा है वो इस युद्ध में शामिल नहीं होता है, और क्योंकि उसके जो साथी है वो उसे युद्ध में शामिल न होने की सलाह देते हैं, तो वो युद्ध में शामिल नहीं होता है। और इसी बात से राणा सांगा से बाबर है वो नाराज हो जाता है। इस युद्ध में बाबर की जो तोप खाना था उसका नेतृत्व किसने किया? यानी बाबर के जो तोपची थे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है तोपची, इनके नाम आपको याद रखना है। तोपची एक तो था उस्ताद अली और दूसरा था मुस्तफ़ा खां। उस्ताद अली और दूसरा तोपची कौन था? मुस्तफ़ा खां। ये बाबर के दो तोपची थे। इन्होंने उस्मान विधि और तुलगमा युद्ध नीति का इन्होंने प्रयोग किया। यानी इस युद्ध में उस्मान विधि और तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया गया। कहा जाता है कि बाबर के पास इस समय कितनी सेना थी? 26,000 सेना थी, और इब्राहिम लोदी के पास 1.5 लाख सेना थी। दोनों की सेना देखो, बाबर के पास कितनी सेना थी? 26,000 सेना बताई जा रही है, 26,000 सेना, और इब्राहिम लोदी के पास 1,50,000 सेना थी। ऐसा बाबरनामा में बताया गया है। ऐसा किस में बताया गया है? बाबरनामा में बताया गया है। अब देखो, बाबर ने इस युद्ध में अपने जो सैनिक है उनको हौसला बढ़ाने के लिए शराब के पात्र तोड़ दिए और जिहाद का नारा दिया। किसका नारा दिया? जिहाद का नारा दिया, और तमगा कर समाप्त कर दिया। यानी मुसलमान व्यापारियों पर जो कर लगता था उसको समाप्त कर दिया। फिर सेना, बाबर की जो 26,000 सेना थी, उसने इब्राहिम लोदी की सेना के छक्के छुड़ा दिए। अब देखो, इतनी थोड़ी सी सेना से बाबर किस प्रकार है वो आक्रमण करता है और पानीपत का युद्ध जीतता है। देखो, ये मान लो युद्ध का मैदान है पानीपत का। यहाँ इब्राहिम लोदी की सेना थी, यहाँ पड़ाव डाल रखा था 1,50,000 सेना ने, और बाबर की सेना यहाँ पर थी, कुछ सेना यहाँ पर थी और कुछ सेना यहाँ पर थी। यानी अलग अलग सेना है वो बांट रखी थी। जैसे ही ये सेना आगे बढ़ी, तो इनमें आपस में युद्ध होता है, जिससे पीछे से ये जो सेना की टुकड़ी है वो इसको पूरी सेना को घेर लेती है। यानी तीनों तरफ से इब्राहिम लोदी की जो सेना है वो गिर जाती है। इस विधि को ही हम क्या कहते हैं? तुलगमा युद्ध नीति कहते हैं। यानी दुश्मन की सेना को तीनों ओर से घेरना।
यानी बाबर ने इस युद्ध में एक तो तमगा नामक कर समाप्त किया, तमगा कर वो समाप्त कर दिया, जो मुसलमान व्यापारियों पर कर लगता था। जिहाद का नारा दिया, यानी इस्लाम धर्म की रक्षा के लिए किसका नारा दिया? जिहाद का नारा दिया। किस लिए? इस्लाम धर्म की रक्षा के लिए जिहाद का नारा दिया। और शराब के जो पात्र थे वो तोड़ दिए, शराब के पात्र तोड़ दिए। इस प्रकार बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध है वो विजय किया, यानी जीत किसकी हुई? बाबर की हुई जीत। तो देखो, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर व इब्राहिम लोदी में। तो इब्राहिम लोदी की ओर से दौलत खां लोदी, आलम खां लोदी और राणा सांगा ने भाग लिया था। बाद में राणा सांगा अपने जो सैनिक हैं उनके कहने पर यहाँ आना उचित नहीं समझता है और इब्राहिम लोदी की 1,50,000 सेना और बाबर की 26,000 सेना आपस में युद्ध करती है। बाबर की जो 26,000 सेना है वो 1.5 लाख सेना को तीनों तरफ से घेर लेती है और तोपची उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां सेना पर, इब्राहिम लोदी की सेना पर अपने तोपों से आक्रमण कर देते हैं और सेना का हौसला बढ़ाने के लिए बाबर तमगा कर समाप्त कर देता है, जिहाद का नारा देता है और शराब के पात्र तोड़ देता है। इस प्रकार पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर जीत लेता है और युद्ध जीतने के बाद में बाबर काबुल के लोगों को एक एक चांदी का सिक्का दान में देता है। काबुल के जो लोग थे, काबुल के लोगों को एक एक चांदी का सिक्का दान में देता है और इसीलिए काबुल के जो लोग हैं वो बाबर को क्या कहते हैं? कलंदर कहते हैं। क्या कहते हैं? कलंदर, यानी दान करने वाला या दिल खोल के दान करने वाला। तो इस प्रकार बाबर पानीपत का प्रथम युद्ध जीत लेता है। अब है बाबर का दूसरा युद्ध, खानवा का युद्ध। अब है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध कब होता है? 17 मार्च 1527 को। कुछ किताबों में 18 मार्च भी दिया है। 17 मार्च 1527 को आगरा से 40 किलोमीटर दूर खानवा में युद्ध होता है बाबर व राणा सांगा के मध्य। किनके मध्य? बाबर व राणा सांगा के मध्य। राणा सांगा कौन थे? मेवाड़ के शासक थे और बाबर अब दिल्ली के शासक बन जाते हैं। बाबर ने इस युद्ध में गाजी की उपाधि धारण की, यानी ये युद्ध जीत लेता है बाबर। कौन जीत लेता है? बाबर, और उपाधि धारण करता है किसकी? गाजी की। ये पूछा जाता है कि बाबर ने किस युद्ध में गाजी की उपाधि धारण की? तो खानवा के युद्ध में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। गाजी का अर्थ है काफिरों का नाश करने वाला, काफिरों का नाश करने वाला, नाश करने वाला। काफिर कौन थे? जो इस्लाम धर्म को नहीं मानते थे वो काफिर कहलाते थे। अब राणा सांगा की जो मदद करने वाले थे
वो कौन से शासक थे? एक तो एकमात्र मुस्लिम शासक था हसन खां मेवाती। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है एकमात्र मुस्लिम सेनापति जिसने राणा सांगा की मदद की युद्ध में, हसन खां मेवाती। और महमूद लोदी, आलम खां लोदी, मेदिनी राय। महमूद लोदी, आलम खां लोदी और मेदिनी राय, ये राणा सांगा की मदद करते हैं। फिर भी राणा सांगा वो इस युद्ध में हार जाता है। अब है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध ये 1527 में होता है, तो वो 1528 में 29 जनवरी 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है। ये बाबर और मेदिनी राय के बीच में युद्ध होता है। बाबर व मेदिनी राय के बीच में चंदेरी का युद्ध किसके बीच में? बाबर व मेदिनी राय, ये राजपूत शासक था मेदिनी राय, इनके बीच में ये युद्ध होता है जिसमें बाबर युद्ध जीत लेता है। इस युद्ध में बाबर ने राजपूतों के सिरों की मीनारें बनवाई। बाबर ने इस युद्ध में राजपूतों के सिर काट करके उन सिरों की क्या बनाई? मीनार बनवाई। और राजपूत स्त्रियों ने इस युद्ध में जौहर किया। राजपूत स्त्रियों द्वारा इस युद्ध में क्या किया गया? जौहर किया गया। और मेदिनी राय की 2 पुत्रियां थी जिनका एक का विवाह हुमायूं से कर दिया गया और एक हुमायूं का भाई कामरान से। अब है घाघरा का युद्ध। कौन सा युद्ध है? घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध 1527, 1528 और घाघरा का युद्ध होता है 6 मार्च 1529, 6 मई 1528 में है, तो ये 1529 में। किस किस के मध्य हुआ ये? बाबर व अफगान सेना के मध्य। अफगान सेना के मध्य बाबर व अफगान सेना के मध्य घाघरा का युद्ध होता है। और ये एकमात्र युद्ध था जो जल व थल दोनों पर लड़ा गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है इसमें। एकमात्र युद्ध जो जल व थल दोनों पर लड़ा गया, दोनों पर लड़ा गया। एकमात्र युद्ध, घाघरा का एकमात्र युद्ध जो जल व थल दोनों पर लड़ा गया था। अब बाबर की 26 दिसंबर 1530 में आगरा में मृत्यु हो जाती है। तो एक बार इसको पुण्य समझ लो। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को बाबर व राणा सांगा के मध्य, जिसमें बाबर की जीत हुई। बाबर ने इस खानवा युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की। गाजी का अर्थ होता है काफिरों का नाश करने वाला। और राणा सांगा की ओर से एकमात्र मुस्लिम सेनापति हसन खां मेवाती, महमूद लोदी, आलम खां लोदी और मेदिनी राय ने भाग लिया। फिर है चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को बाबर व मेदिनी राय के बीच में। जीत किसकी हुई? बाबर की। और बाबर ने राजपूतों के सिरों की क्या बनाई? मीनार बनवाई। राजपूत स्त्रियों ने जौहर किया। और मेदिनी राय की 2 पुत्रियां थी, जिसमें एक पुत्री का विवाह हुमायूं से और दूसरी का कामरान से कर दिया गया। फिर
घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को बाबर व अफगान सेना के मध्य, ये एकमात्र युद्ध था जो जल व थल सेना के मध्य लड़ा गया। अब है बाबर की मृत्यु। मृत्यु, बाबर की मृत्यु बाबर की जो मृत्यु है वो 26 दिसंबर 1530 में होती है। 26 दिसंबर 1530 में आगरा में बाबर की मृत्यु हो जाती है। कहाँ? आगरा में बाबर की मृत्यु हो जाती है और बाबर को आगरा में नूर-ए-अफगान बाग में दफना दिया जाता है। दफनाया कहाँ जाता है? नूर-ए-अफगान, जिसे आराम बाग भी कहते हैं, मनमोहक बाग या आराम बाग भी कहते हैं, यहाँ दफना दिया गया। बाद में बाबर की अन्य जो पत्नी थी मुबारक यूसुफ जई के कहने पर इसे वहाँ से वापस शव को उखाड़ करके काबुल में दफनाया जाता है। यानी बाबर की अन्य पत्नी मुबारक यूसुफ जई के कहने पर बाबर को कहाँ दफनाया गया? काबुल में दफनाया गया। बाबर को काबुल में दफनाया गया। यानी इनकी पत्नी मुबारक यूसुफ जई ने बताया कि बाबर की जो इच्छित जगह थी दफनाने की वो कौन सी थी? काबुल के अंदर थी। तो बाद में बाबर को काबुल के अंदर दफनाया गया था। अब है बाबर को क्या क्या शौक़ था? तो बागों को लगाने का शौक़ था। बाबर को बागों को लगाने का शौक़ था। क्या लगाने का? बाग या बगान लगाने का शौक़ था। और पद्य शैली का इन्होंने आविष्कार किया जो मुंबईयान कहलाई। बाबर ने पद्य शैली का आविष्कार किया। पद्य शैली मुंबईयान का आविष्कार किया। बाबर ने पद्य शैली मुंबईयान का आविष्कार किया। और काव्य संग्रह दीवान, इनका एक काव्य संग्रह भी था। काव्य संग्रह दीवान जो किस भाषा में था? तुर्की भाषा में था। काव्य संग्रह दीवान जो तुर्की भाषा में था। और अन्य रचना रिसाल-ए-उस्सज यानी खत-ए बाबरी। अन्य इनकी रचना है रिसाल-ए-उस्सज, जिसे खत-ए-बाबरी भी कहते हैं। अन्य रचना में खत-ए-बाबरी। और इनकी जो आत्मकथा है उसका नाम क्या है? बाबरनामा। बाबर की जो आत्मकथा है बाबरनामा, जो तुर्की भाषा में लिखी गई है। बाबर ने अपनी बाबरनामा आत्मकथा में 5 मुस्लिम राज्य और 2 हिंदू राज्यों का वर्णन किया है। अपनी आत्मकथा में 5 मुस्लिम राज्य और 2 हिंदू राज्य। हिंदू राज्य में विजयनगर और मेवाड़।
जिसमें मेवाड़ का जो शासक राणा सांगा था और विजयनगर का शासक कृष्ण राय था। कृष्ण देव राय विजयनगर का बाबर का समकालीन और सबसे शक्तिशाली शासक था। तो 5 जो मुस्लिम राज्य थे वो थे बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात और बहमनी। बंगाल, मालवा, दिल्ली, गुजरात और बहमनी, ये 5 मुस्लिम राज्य थे। उसमें बाबर के समय ऐसी बात बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखी है, 2 हिंदू राज्य थे, विजयनगर और मेवाड़। इसमें राणा सांगा था और उनका जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो विजयनगर का शासक कृष्ण देव राय था। अब बाबर के 4 पुत्र थे और 1 पुत्री थी, जिसका 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। 4 पुत्रों के क्या नाम थे? बाबर के 4 पुत्र थे और 1 पुत्री गुलबदन बेगम। 1 पुत्री थी गुलबदन बेगम, जिसने हुमायूं नामा लिखा। और 4 पुत्र कौन थे? एक तो हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, ये 4 इनके पुत्र थे। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाबर के पुत्र यानी बड़े पुत्र हुमायूं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो साथियों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।